नमस्कार, मैं भरत सुतार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल वाला टॉपिक चल रहा था। इसका एक खंड हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे इसके सेकंड वाले खंड के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड वाला जो खंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वाले खंड के अंतर्गत हमने राज्यपाल के सबसे पहले है एक अनुच्छेदों के बारे में देखा था। 153 अनुच्छेद से लगाकर हमने 167 अनुच्छेद तक 167 अनुच्छेद तक हमने देख चुके थे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की जो शक्तियाँ है जिसका संबंध है वह अनुच्छेद 163 कहता है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में है वो बात है, वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है। अब बात आती है एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होती है? कार्यपालिका की शक्तियाँ जिसका उपयोग है वह मंत्रिपरिषद करता है और मुख्यमंत्री करता है। वह राज्यपाल के अनुरूप करता है। राज्यपाल है उनके परामर्श के अनुरूप करता है। राज्य की सभी शक्तियाँ जिसको हम 163 अनुच्छेद की 153 अनुच्छेद के अंतर्गत कह चुके हैं कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत अंतर्निहित होती है। जिसका उपयोग है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और 163 अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमने ये भी बात कर दी थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। बहुमत दल के नेता के रूप में इसकी नियुक्ति की जाएगी। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, मंत्रियों की नियुक्ति है, विभिन्न प्रकार के जो मंत्रियों की नियुक्ति है वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इनके विभागों का बंटवारा है वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल के द्वारा है, वो मुख्यमंत्री के माध्यम से है वो किया जाता है। मुख्यमंत्री के सलाह के आधार पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद, इसमें एक बात और ध्यान रखना, यदि मुख्यमंत्री वगैरह इस्तीफा देना चाहे तो वह राज्यपाल को इस्तीफा देगा। मंत्री वगैरह इस्तीफा देना चाहे तो वह राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को ये भी शक्तियाँ हैं, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की भी शक्तियाँ हैं। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत इनको शक्तियाँ प्राप्त है। अब ये मंत्रिपरिषद के विभिन्न जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी नियुक्ति करता है, उनके त्याग पत्र लेता है और इनको बर्खास्त करने की शक्ति है वो भी आपके राज्यपाल के अंतर्गत अंतर्निहित है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों की भी इसमें नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा है। वह जो विभिन्न विभाग है या आयोग है, विभिन्न आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और उनके जो सदस्यों की नियुक्ति है वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिसके अंतर्गत मुख्य है। एक तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, इन सब की नियुक्ति है वह इनके अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा है वो की जाती है। और ये सभी नियुक्तियां है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप की जाती है। मंत्रिपरिषद है वह जिनकी सिफारिश करेगा उस सिफारिशों के आधार पर है वो राज्यपाल के द्वारा है इनकी नियुक्ति की जाती है। इस संदर्भ में आपको याद रखना है। एक इसमें ये बात आती है महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं,
और सदस्य उनकी नियुक्ति है और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति है वो नहीं की जाती है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो विभिन्न आयोग वगैरह है, बड़े बड़े आयोग वगैरह बने हुए हैं, इन सब की नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा राज्य में जितने भी कुलपति है उनकी नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्यपाल है और राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कहा जाता है। राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है वो राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, कुलाधिपति कहा जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय जो राज्य के अंडर में हो, राज्य के अंतर्गत आते हो, इनका कुलाधिपति हो राज्यपाल कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। और कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बात करें तो विभिन्न अधिकारियों, यहाँ तक कि IAS वगैरह है, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पद को धारण करते हैं अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। और विभिन्न जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी सबकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के नाम से है वो की जाती है। राज्य के विभिन्न काम हैं, वह विभिन्न योजनाएं हैं, उनका संबंध है वो राज्यपाल से है, राज्यपाल के नाम से है वो की जाती है। अब ये तो मुख्य रूप से इनके कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई, जो कि जिसका उपयोग है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उनका उपयोग है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, इस बात का आपको याद रखना। एक इसमें यह भी याद रखना है कि राज्यपाल है वो ऐसे मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, बशर्ते उनको 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकते हैं जो कि सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनको 6 माह के भीतर है वो इनके सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यदि मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि इनको शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है, इनके पद से त्याग पत्र है वो राज्यपाल दिलाता है। तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से है वह जो विभिन्न कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा के द्वारा है वो उनके सदस्य वगैरह होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अब राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ के बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं राज्य की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित शक्तियाँ, इसका उपयोग है और राज्यपाल करता है। राज्य की विधायी शक्ति का कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका उपयोग है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा को आहूत करना यानी बुलाना, विधानसभा को बुला सकता है राज्यपाल किसी भी वक्त, आहूत कर सकता है। सत्रावसान करना यानी उसके सत्र का अंत करना, सत्र का समय से पहले अंत करना, सत्रावसान करना है। इसके अलावा है स्थगित करना है, स्थगित करने का अधिकार है। आहूत करना, सत्रावसान करना है और स्थगित, एक इसमें नोट में ये याद रखना है कि स्थगित करने का जो अधिकार है वह पीठासीन अधिकारी का होता है। ये जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं होता और पीठासीन अधिकारी है जो विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये इसको स्थगित करने का अधिकार है, विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार है। तो आपके भारत के जो राज्यपाल होते हैं इनको है आहूत करने का अधिकार है, सत्रावसान करने का अधिकार है। और इसके अलावा जो बजट भाषण है उनका भी अधिकार है वो उनको दिया गया है। वह राज्य के सत्रावसान विघटित भी कर सकता है, विघटन करने का अधिकार है। ये इनको जो अधिकार है वह अनुच्छेद 174 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत है। वह राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है, लेकिन ये सभी है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करता है। सलाह के आधार पर
किया जा सकता है, समय से पहले है वो उसका विघटन कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद इसके बारे में यदि लिखित रूप से है और राज्यपाल को सिफारिश करे तो ये विघटित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। स्थगित करने का अधिकार केवल और केवल पीठासीन अधिकारी है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष यदि नहीं है तो विधानसभा उपाध्यक्ष के द्वारा है वो स्थगित किया जाता है। स्थगित केवल और केवल एक बैठक का होता है, स्थगित है वह केवल और केवल एक बैठक का होता है, जबकि सत्रावसान है वो पूरे सत्र का होता है। विधानसभा के कोई भी 2 सत्रों के मध्य है वह न्यूनतम 6 महीने से कम है वो अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने में वो सत्र वगैरह बुलाया जा सकता है। चलो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि विधायी शक्तियों के बारे में ये है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आता है, इसी के अंतर्गत एक भाग है, एक तो भाग आता है 175, एक होता है 176। 175 है वह ये कहता है कि वह जो विधानसभा बनी है, नई विधानसभा का इलेक्शन वगैरह हुआ है, विधानसभा वगैरह बनी है, तो इनका जो फर्स्ट सत्र होगा इस पर अभिभाषण देने का अधिकार है, अभिभाषण देने का अधिकार है। और 176 कहता है कि वह संयुक्त रूप से, यदि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है तो इसको संयुक्त रूप से है वह वहाँ पर अभिभाषण है वो दे सकता है, जैसा कि है वह संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को है संसद के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को वो संबोधित कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल को भी अधिकार है कि वह विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त रूप से है वह अभिभाषण है वो कर सकता है, दे सकता है। इसके बाद में है 176। अब 177 अनुच्छेद है वह महाधिवक्ता के बारे में हो गया, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में हो जाएगा। तो 178 अनुच्छेद, ये सभी इसी के अंतर्गत है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। 178 है वह बात करता है एक तो विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में है, और एक विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में है। इनका चुनाव किस प्रकार से होगा, इनका चुनाव है वह किस प्रकार से होगा, इनको शपथ वगैरह कौन दिलाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी याद रखना है कि इनकी जो शपथ है वह सदस्य के रूप में होती है, स्पेशल विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में इनकी शपथ है वह नहीं होती है। संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उसके बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वह सदन के जो सदस्य हैं उनके प्रसाद प्रेरण है वो उनका जब तक बहुमत है तब तक है वो पद पर रह सकते हैं, अन्यथा उनको हटना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी उपयोग में आता है। ये जो बात करता है वह 178 अनुच्छेद है वो बात करता है। तो ये तीनों है वो मुख्य रूप से है वो विधायी शक्तियाँ है, राज्यपाल के अंतर्गत है, वह आती है राज्य की विधायी शक्तियाँ है। 178 अनुच्छेद के अंतर्गत बात आती है। अब हम आगे बात करते हैं इनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में, इनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट एक बात और इसमें आती है, और एक अनुच्छेद है वह 213 एक अनुच्छेद, वो राज्यपाल को है वह किसी भी प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक कानून होता है जो टेम्पररी कानून होता है। जब सदन का सदस्य है, सदन अस्तित्व में नहीं होता है या सदन नहीं चल रहा होता है, उस समय है वो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए है एक अस्थायी कानून लाया जाता है जिसको कहा जाता है अध्यादेश। और इस अध्यादेश को
213(1) के अंतर्गत है वह राज्यपाल है वो जारी कर सकता है, लेकिन ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर यानी मंत्रिपरिषद है उनको सलाह देगा, सुझाव देगा, उसके आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश है वह 6 माह तक अस्तित्व में रह सकता है, 6 माह तक अस्तित्व में रह सकता है। यदि इसके बाद में है विधानसभा या विधान परिषद में है इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो इसका अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक बात और भी याद रखना है, जब सदन चल रहा हो इसके 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है, 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रहता है। मान लेते हैं कोई सदन स्टार्ट हो गया चलना तो इसके 6 सप्ताह तक है इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अध्यादेश के बारे में है यह महत्वपूर्ण शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई है। जैसा कि केंद्र में है वो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी, वैसे की वैसी ये शक्ति है वह राज्य में है राज्यपाल को दी गई है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है और ये 6 माह तक रह सकता है। जब सदन शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह तक ये स्थायी होता है। 2 सदनों के मध्य कम से कम 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल को है वो न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 163 161 के अंतर्गत हमने बात की है कि एक तो उनको समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन हमने इसके में एक शर्त ये लगाई है कि मृत्युदंड के संबंध में है वो किसी भी प्रकार से समाधान नहीं किया जा सकता है। ये मुख्य शक्ति है वो भारतीय संविधान में राज्यपाल को दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ है कि जो हाईकोर्ट के चीफ जज वगैरह होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होते हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में है वह राज्यपाल को परामर्श ली जा सकती है। परामर्श है जब किसी भी राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, वैसे इनकी नियुक्तियां है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह के आधार पर तथा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के सुझाव के आधार पर है वह इन हाईकोर्ट के जज या अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। इस बात में आपको याद रखना है, इनकी जो जजों की नियुक्ति है वह राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन जो इनको शपथ है वो दिलाने का कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज है या अन्य न्यायिक अधिकारी है उनको है इनकी नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के जज के परामर्श के आधार पर की जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज या अन्य जजों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। थर्ड नंबर बात आती है जो मानवाधिकार है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वह इनके द्वारा की जाती है और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार नहीं है। एक इसमें बात और याद रखना कि 3 एक ऐसे पद है जिसके अंतर्गत नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल को है लेकिन उसको पद से नहीं हटा सकते हैं, और ये पद है एक तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, एक जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और एक है राज्य निर्वाचन आयोग। इनको है वह हटाने की शक्ति है वह राज्यपाल को नहीं है। इनको हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार है वो उनको हटाया जा सकता है। ये जो तीनों पद है जिनको राज्यपाल है वो हटा नहीं सकता है। तो ये प्रमुख रूप से न्यायिक शक्तियाँ है वह राज्य के राज्यपाल को दी गई है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसमें न्यायिक शक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है? एक इसमें जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो बजट वगैरह पारित होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, वित्त
विधेयक होते हैं वह इसके लिए वित्त विधेयक को रखने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की अनुमति के बिना है वो नहीं रखे जा सकते हैं। राज्यपाल की अनुमति है वो आवश्यक है। किसी भी वित्त विधेयक को रखने के लिए राज्यपाल की है वो अनुमति है वो आवश्यक है। लेकिन जब ये वित्त विधेयक है वह विधानसभा या विधान परिषद में अनुमोदन होने के बाद में राज्यपाल के बाद में जाता है तो राज्यपाल है अधिकतम इसको 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक रोक सकता है। इसके बाद में यदि उसको पारित नहीं करता है तो यह पारित माना जाएगा। यह पारित माना जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में है इस प्रकार से है वह राज्यपाल को शक्तियां हैं वित्त विधेयक के संबंध में। इसके अलावा जो बजट वगैरह पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है वह राज्यपाल के नाम से किया जाता है। बजट है वैसे तो है वो वित्त मंत्री के द्वारा है या मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा है वह नाम से वो बजट है वो पेश किया जाता है। राज्य का जो बजट है, आय व्यय का जो ब्यौरा है पूरे साल में है उनके बारे में है और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ है वह राज्यपाल को अंतर्निहित है। अब इसमें एक बात और याद रखना है कि जो राज्यपाल को जो वेतन वगैरह है वह भारत की संचित नीति से मिलता है। राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को वगैरह वेतन है वह भारत की संचित नीति से है वो वेतन है वो दिया जाता है। पहले अनुभाग में हमने चर्चा कर ली थी कि राज्यपाल को है वो 3,50,000 रुपये का वेतन दिया जाता है और किसी भी परिस्थितियों में उनके वेतन को है वह कम नहीं किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियों के संबंध में यह प्रमुख शक्तियाँ है। इसके बाद में है एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत भी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है और राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि यदि राज्य की राज्य व्यवस्था है वो सही प्रकार से नहीं चल रही हो, अनुसार संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो, संविधान के अनुसार है वह नहीं चल रही हो, तो वह राष्ट्रपति को है वह राज्य में है राष्ट्रपति शासन है वो लगाने के लिए कह सकता है। इसके लिए 2-3 आधार है। एक तो है कानून के अनुसार नहीं चल रहा हो राज वगैरह, और एक राज्यपाल को यदि लगे कि जो सरकार अस्तित्व में है वह बहुमत में नहीं है या कोई भी पार्टी है वह बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ है, तो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को है इसके लिए है सिफारिश कर सकता है। फिर केंद्र सरकार है कि सलाह के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। इस स्थिति में है राज्यपाल है वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होगा। इस बात का आपको याद रखना है। ये बात